हाय फ्रेंड, रीड सेकंड लेवल का जो कृषि प्रबंधन नया टॉपिक अभी हाल ही में सरकार ने जोड़ा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं इसमें बता दूंगा। तो दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठना, आप इसको सारा लिख लेना। जो जो मैं मेन पॉइंट बोलूँगा वो आप नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे और उसी प्रकार आपके नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मुख्य बिंदु इस अध्याय के अंदर ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। दोस्तों, हम किस प्रकार के टॉपिक की बात करेंगे? फसल व उसके प्रकार, कृषि पद्धतियाँ और राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, और फसल और पर्यावरण। तो इसके अंदर ये टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं। कृषि पद्धतियों के बारे में अपने सिलेबस में दे रखा है। राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फसल व उसके प्रकार। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठना। मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट कर लेना। दोस्तों, इसका मेन पॉइंट है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, पहली लाइन आप लिख लेना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कितने प्रतिशत जनसंख्या? दोस्तों, 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। क्वेश्चन अगर बन गया कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो आप क्या कहोगे? 80%। ये अपने बुक में दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट बात हम करते हैं। दोस्तों, कुछ सामान्य जानकारी दे रखी है। आम खेत के किनारों पर उगाए जाते हैं। कई वर्ष तक ये पौधा चलता है दोस्तों। पेड़, इसको पौधा नहीं कहेंगे, इसको पेड़ कहेंगे। प्रतिवर्ष निश्चित समय पर ये फल देता है। बेर खेत के किनारों पर तथा बीच बीच में निश्चित दूरी पर लगाए जाते हैं। प्रतिवर्ष फल देते हैं। दोस्तों, गेहूँ खेत के बड़े भाग में, दोस्तों खेत के बड़े भाग में गेहूँ उगाए जाते हैं। ये नहीं है कि किनारों किनारों पे उगा दिया इसको। तो इनके पौधे खेत में ज़्यादा भाग में लगाए जाते हैं। कम समय में, वर्ष में एक बार इनका उत्पादन होता है दोस्तों। मेन मेन बातें हैं वो आप नोट करते चलना। अब दोस्तों बात करते हैं फसल। तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के सॉरी दोस्तों, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ये नोट कर लेना, नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों। फसल किसे कहते हैं? अब दोस्तों उसके बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे अपन, जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं इस बुक में से सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही आपको लिखाऊंगा जो पेपर में आएगी, या आपके पढ़ने योग्य हैं, या आपके नोट्स बनाने योग्य हैं। क्योंकि ये तो बच्चों के हिसाब से इन्होंने बुक दे रखी है दोस्तों। अपन बच्चे नहीं है, अपन को तो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटनी है। तो आप उन चीज़ों को लिख लेना। ऋतु के आधार पर, दोस्तों ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, ये बात नोट कर लेना दोस्तों। कौन कौन सी होती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो ये कब बोई जाती है दोस्तों? इनके बुआई का टाइम अक्टूबर से फरवरी। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, तो ये रबी की फसलें होती है दोस्तों। इनको ये रबी की फसल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। रबी सर्दी में बोई जाती है या गर्मी में बोई जाती है? तो दोस्तों इसके उसको याद रखने के लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको। दोस्तों, आपको पता है रबी अभी कौन सा सीजन चल रहा है? सर्दी का। तो सर्दी में आपको पता है कि अपने शरीर के रोम होते हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं। रोम, रबी सेम शब्द है। रोम रोम खड़ा होना, एकदम रबी जैसी तुलनात्मक शब्द है। तो दोस्तों, रोम कब खड़े होते हैं? सर्दी में। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? सर्दी में। और सर्दी का टाइम आपको पता ही है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य होता है। कौन कौन सी फसलें बोई जाती है आपको मैंने बता ही दिया, इनको नोट कर लेना दोस्तों। नोट करने वाली बातें हैं ये। खरीफ की फसल यह कब बोई जाती है? जून से सितंबर में। आपको रबी का पता चल गया, किस तरीके से याद रखोगे। अगर आपको वो याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये उसका विपरीत है।
और ये जून से सितंबर में बोई जाती है। ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि फसलें बोई जाती है दोस्तों। और जायद की फसलें दोस्तों ये बोई जाती है गर्मी में। ये तो बरसात की है और ये है गर्मी की, जो गर्मी में मार्च और जून के मध्य में हम बोते हैं। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि फसलें बोई जाती है दोस्तों। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा उठ के कि उपयोग के आधार पर फसलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अनाजी फसल है, उसने 4 दे दिया, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन और धनिया, और उसमें दे दिया गेहूं। तो अनाजी फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गेहूं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों याद रखना, अनाजी फसल, इसके अंदर गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, रोटी व दलिया बनाने में जो उपयोगी होते हैं। दलहनी, जो दालें होती है, अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द दाल आदि, ये कैसी होती है? दालें। तिलहनी, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अड़सी, अरंडी, ये तेल बनाने में इनका उपयोग होता है। तिलहनी पादप तेल बनाने के लिए उपयोगी होता है। मसाले, तो मसालों के अंदर किन किन पादपों को रखा जाता है? मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा और हल्दी, ये मसाले बनाने में काम आते हैं। फल या सब्जी वाले पादप, तो आम, फल, बेर, मौसमी, ये सब क्या है? फल। माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा। दोस्तों ये माल्टा याद रखना कौन सा है? फल सब्जी के अंदर आता है। दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे दिया माल्टा, जो अपन ने सुना ही नहीं कि ये माल्टा क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये कौन सा ये फल सब्जियों के अंदर आता है दोस्तों। अन्य फसलें, औषधि एवं चारा, तो ये औषधि और चारे की बात है। तो हम फसल उगाने से पूर्व लेकर काटने तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट बात, ये किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी तक बेचने के लिए जाने तक की पूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। फसल उत्पादन प्रक्रिया, दोस्तों ये नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो आप नोट कर लेना। दोस्तों आपको किसी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने की। मैं सारे टॉपिक एनसीईआरटी की बुक से करवाऊँगा, ऑफिशियल बुक है, कोई गाइड नहीं है। कोई गलती हो भी जाएगी दोस्तों तो अपने पास प्रूफ है कोर्ट में लगाने के लिए। ये बुक है एनसीईआरटी की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही हो तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इस चैनल पर डालूंगा। दोस्तों कृषि पद्धतियाँ, रीट में टॉपिक था कृषि पद्धतियाँ, इनको खेती के चरण भी कहते हैं। किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार की क्रियाकलाप फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ। ये इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको नोट कर लेना दोस्तों। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप को ही कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ये कितनी होती है? तो इन्होंने इन मुख्यतः 7 चरणों की बात की है, 7 पद्धतियों की बात। पहली, मिट्टी तैयार करना। दोस्तों मिट्टी तैयार करना आप जानते हो, हकाई जुताई। बीज बुआई करना, आप बीज डालते हो खेत में। खाद उर्वरक, फसल को खाद उर्वरक देते हैं ताकि उनकी अच्छी पैदावार हो। सिंचाई, पानी नहीं देंगे तो फसल का पौधा ही बड़ा नहीं होगा। दोस्तों फसल की सुरक्षा, तो फसल की सुरक्षा नहीं करोगे तो काटोगे क्या? सारे तो जानवर ही खा जाएंगे। फिर फसल काटना, सुरक्षा करोगे फसल बचेगी, उसको फिर काट लेंगे। और भंडारण, दोस्तों हम उसका फिर भंडारण कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे पहले चरण की, मिट्टी तैयार करना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
मिट्टी तैयार करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं, एक तो पारंपरिक और एक अभी जो आधुनिक तरीका है उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों पारंपरिक में तो देखो, आप इसको जानते हो, बचपन में आपने देखी हो। और ये आधुनिक तरीका बक्कर। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है। फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। सबसे पहली प्रक्रिया, पहला चरण ही मिट्टी को तैयार करना होता है दोस्तों। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है। उलट पलट कर पोली कर देना किस चरण का हिस्सा है दोस्तों? प्रथम चरण का। और प्रथम चरण कौन सा चरण? बुआई। कौन सा है बुआई? दूसरा चरण है दोस्तों। जुताई पहला चरण है। आया समझ में? ये दूसरा चरण है। मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। और दोस्तों ये बात याद रखना, पोली करना, मिट्टी पोली करना का संबंध किससे है? तो प्रथम चरण से है, मिट्टी तैयार करने से। ये क्यों किया जाता है, इसके लाभ क्यों हैं? तो दोस्तों इसके लाभ है, आप नोट कर लेना कॉपी में। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है। बीज को थोड़ा नीचे भेजने के लिए अंकुरण सरलता से हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बीज अगर थोड़ा अंदर जाएगा तभी तो अंकुरण सरलता से कर पाएगा। मिट्टी पोली रहेगी तभी तो कर पाएगा। अगर कठोर मिट्टी पर हम बीज डाल देंगे तो हो सकता है वो उग ही नहीं पाए, हो सकता है उसकी जड़ें नहीं फैल पाए, वो बड़ा ही नहीं हो पाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मिट्टी को पोला कर दिया जाता है दोस्तों। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक चल जा सकती है। नोट कर लेना, नए पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है दोस्तों। शोषण, क्योंकि जड़ों से भी शोषण होता है, तो मिट्टी अगर थोड़ी पोली रहेगी, उसके अंदर हवा जाने की थोड़ी गुंजाइश रहेगी तो शोषण कर पाएगी। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों, केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है दोस्तों। मिट्टी अगर पोली रहेगी तो केंचुए उसमें अपना जीवन यापन कर पाएंगे, आसानी से वो पनप पाएंगे और वो मिट्टी को निरंतर धीरे धीरे पोली करते रहेंगे ताकि वो मजबूत नहीं होगी। इसलिए भी मिट्टी को पोला किया जाता है दोस्तों। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह सामान्य रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट करना, पोला बनाना ही जुताई करना है। जुताई करना क्या होता है? उलट पलट कर मिट्टी को पोला करना ही जुताई कहलाता है। कृषि के औजार, हल, कुल्हाड़ी और कल्टीवेटर। दोस्तों कल्टीवेटर का संबंध किससे है? प्रथम चरण से, हकाई करने से, मिट्टी को पोली करने से। ध्यान रखना, बुहाई, बुहाई करना दोस्तों ये आपने देखा होगा, हल है इस प्रकार की, कुल्हाड़ी होती है, ये कल्टीवेटर इस प्रकार का होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात, किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म की कुछ चयनित करता है। दोस्तों किसान फसल बोने से पहले उत्तम किस्म के बीज ढूंढता है। तो इसकी एक विधि दे रखी है इन्होंने, किस प्रकार से पता करेगा कि ये उत्तम बीज है कि खराब बीज है। तो दोस्तों पानी की एक बाल्टी लेगा, उसमें मुट्ठी भर के वो क्या करेगा, बीज डाल देगा। जो बीज जम उसमें पानी में अंदर बैठ जाएंगे पेंदे में, तो वो तो है भारी भारी बीज। तो भारी बीज है, इसका मतलब उनकी गुणवत्ता ठीक है। और जो बीज ऊपर तैरने लग जाएंगे मतलब वो हल्के हैं, अंदर से पोले हैं, तो इस वजह से वो बीज खराब बीज की श्रेणी में आ जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से किसान आसानी से इस बात का पता लगा लेगा कि कौन से बीज खराब है, कौन से सही है। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। बीज बोने का परंपरागत औजार ये इस प्रकार का आपने देखा होगा। और ये इसको बोलते हैं औजार सीड ड्रिल।
सीड ड्रिल का संबंध किससे है? तो दोस्तों बीज बोने से है। ये आधुनिक औजार की श्रेणी में आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। खाद एवं उर्वरक देना, तो खाद और उर्वरक देना ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने तथा मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, इसे खाद या उर्वरक कहते हैं। दोस्तों की इंपॉर्टेंट बात, खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों प्राकृतिक खाद प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक कृत्रिम होता है। दोस्तों खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद को क्या क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद। ये किस श्रेणी में आते हैं? खाद की श्रेणी में, प्राकृतिक खाद की श्रेणी में आते हैं। जबकि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास आदि। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है, खाद उर्वरक से बेहतर है। प्राकृतिक खाद में हुमस की मात्रा अधिक होती है प्राकृतिक खाद के अंदर, जबकि उर्वरक के अंदर इसका अभाव होता है। जैविक खाद के लाभ, ये खाद मिट्टी की पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। दोस्तों एक है अपन कृत्रिम खाद, जैसे गोबर का खाद खेत में डालते हैं। पहले के ज़माने में खेतों में गोबर का ही खाद डाला जाता था, तो उसमें केंचुए वगैरह अच्छे तरीके से पनप पाते थे। दोस्तों अब तो केंचुए देखने को ही नहीं मिलते खेतों में, बहुत कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अपन ने मिट्टी को इतना जहरीला बना दिया है दोस्तों, कि वो पनप ही नहीं पाते। हम खाद बीज डाल देते हैं तो वो जहर मिट्टी में मिलता है, और वो मिट्टी में मिलते ही वो मर जाते हैं या पनप नहीं पाते हैं। इसलिए जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे मिट्टी पॉली बनी रहती है तथा जड़ों में शोषण क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों सिंचाई, तो सिंचाई करने की इस प्रकार से आपने देखा होगा, नलकूप है, ये तालाब है, ये नहरें हैं, ये कुएं हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिंचाई से फसल को लाभ, तो किस तरीके से लाभ होता है? बीज अंकुरण के लिए पानी नहीं पिलाओगे तो बीज ही नहीं उग पाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया, दोस्तों इसको समझिए, पौधा होता है, पौधे को अगर हम पानी नहीं पिलाएंगे तो उसके अंदर जितना पानी की मात्रा है तो धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जित हो जाएगी, वो वायुमंडल में चली जाएगी, और उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जिससे वो पीला पड़ के सूख जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर पौधा मर जाएगा। इसलिए पानी समय समय पर देते रहना चाहिए। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में, जो पोषक तत्व होते हैं वो जल के माध्यम से ही विभिन्न भागों तक जाता है। और कौन दोस्तों पादपों में कौन जल को अन्य भागों तक पहुंचाने में सहायक है? तो कमेंट करके मुझे बताना, आपने साइंस में पढ़ा होगा। सिंचाई हेतु जल के स्रोत, तो ये मैंने आपको बताया है, नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि। सिंचाई के साधन, ये दोस्तों आप नोट कर लेना, जो साधन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वो आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। सॉरी दोस्तों साधन दो प्रकार के, एक तो पारंपरिक साधन और एक आधुनिक साधन। तो जैसे ये चरस देख रहे हो आप, इस प्रकार का होता था जो बैलों के द्वारा खींचा जाता था। पहले इसको कुएं में ऐसे डाल दिया जाता था, इसमें जब पानी भर जाता था तो फिर बैलों के द्वारा उसको बाहर खींच लिया जाता था और वो पानी खेत में छोड़ दिया जाता था। और सबसे आसान नलकूप, बटन दबाया पानी बाहर। दोस्तों सॉरी, बार बार। अब दूसरे और बात करते हैं दोस्तों। और एक ये होती है इस प्रकार की डेकली डेकली, तो इसको अंदर डाल देते थे, इस प्रकार से कोई इंसान उसको दबा देता था तो वापस ऊपर आ जाती थी भर के। तो इस प्रकार से भी सिंचाई की जाती थी पहले। और एक इसको बोलते थे रट। तो दोस्तों ये क्या होता था, इसको घुमाया जाता था बैल के माध्यम से, एक डंडा होता था, इसको घुमाते थे तो ये घूमती थी यहाँ पे,
और ये पानी को बाहर लाती थी। और मोट ये इस प्रकार की होती थी, रस्सी के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था। और आजकल आधुनिक के अंदर आप जानते हो विद्युत पंप, डीजल पंप, ये आधुनिक की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ये पॉइंट है, ये अच्छी तरीके से लिख लेना, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया बाय चांस कि डेकली का संबंध सिंचाई की किस पद्धति से है। दोस्तों आधों को पता नहीं है कि डेकली क्या होती है। मोट दे दिया, रहर दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। विद्युत पंप दे दिया, डीजल पंप दे दिया, लो ये तो आपको पता है, सबको पता है, विद्युत मोटर भी पता है, कुएं भी पता है, सब कुछ पता है, पर इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए अच्छे तरीके से आप इनको नोट्स में नोट कर लेना और याद कर लेना। ये पारंपरिक के अंदर आते हैं दोस्त। और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, दोस्तों सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियाँ भी आजकल प्रचलित है। ये असमतल भूमि के लिए फुहारा सिंचाई, जो भूमि हम असमतल होती है तो उनमें फुहारा सिंचाई द्वारा किया जाता है। और समतल भूमि के लिए इस प्रकार की बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप तंत्र, इसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र, और इसको बोलते हैं छिड़काव। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के ऊपर ही ये दोनों विधियां दोस्तों ये। फसल की सुरक्षा करना, दोस्तों फसल की सुरक्षा आप सबको पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ही जाना पड़ेगा फसल की सुरक्षा करने। तो खुद के खेत की सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी, तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव, बचाव के तरीके, तो दोस्तों इनमें आप मेन समस्याएं ध्यान रखना। खरपतवार की, खरपतवार क्या होते हैं? जो दोस्तों फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों के लिए अपन पोषक तत्व होते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, तो वो उनको खा जाते हैं ये खरपतवार, और पौधे को वृद्धि नहीं करने देते हैं। इस वजह से इनको निकाल देना चाहिए। किस तरीके से निकालना है? निराई गुड़ाई करके। प्राकृतिक प्रकोप के अंदर बाढ़ आना, सूखा आना, अधिक सर्दी पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है। कीट और फफूंद, जीवाणु, वायरस द्वारा रोग फैल जाते हैं, तो इनकी एक ही दवा है, कीटनाशक डाल दो। जानवर खुद ही सुरक्षा करना पड़ेगा बाड़ लगाकर। फसल काटना, दोस्तों काटना फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिससे फसल की कटाई कहते हैं दोस्तों। अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई हेतु उपयोग करते हैं, याद रखना। आधुनिक अभी सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है? हार्वेस्टर मशीन का। हार्वेस्टर मशीन का संबंध किससे है? तो दोस्तों फसल कटाई से इसका संबंध है, याद रखना, ये संबंध याद रखना। और एक है पुराना तरीका, दरारते से कटाई फसल को कटते हुए देख रहे हो आप, किससे? दरारते से। ध्यान रखना दोस्तों, इसका संबंध किससे है? दरारते का। ऐसे शब्द देगा वो, मैं तो एक बात जानता हूँ, ऐसे डिफिकल्ट शब्द देगा वो बच्चों को, जो उन्होंने या तो सुने नहीं है कभी, या उन्होंने पढ़े नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों को तो विशेषकर आप नोट लगा लेना और लिख लेना। हार्वेस्टर मशीन आप जानते हो, तो सब जानते हैं, पूछ भी ले नहीं भी पूछे। दोस्तों थ्रेसिंग की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया किसे कहते हैं? फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के कुछ दिन इसे सुखाते हैं। दोस्तों फसल में अपन ने काट दिया तो उसको 8 दिन अपन खेत में ही पड़ी रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सूख जाने देते हैं, उसकी नमी जो पानी है वो निकल जाता है। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग मुख्यतः किसे कहते हैं? बीज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को ही थ्रेसिंग कहते हैं। आप नोट करके ये लिख लेना दोस्तों। आजकल थ्रेसिंग की प्रक्रिया किससे की जाती है? कंबाइंड मशीन से। इससे शीघ्रता से ये काम हो जाता है दोस्तों। हाथ से फटकारना ये पुराने तरीके में किया जाता था, और आजकल फास्ट करने के लिए कंबाइंड मशीन का उपयोग किया जाता है। अनाज का भंडारण, दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, भंडारण आप भी जानते हो,
भंडार में भर देना, बोरियों में भर के इकट्ठा रख देना। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो, क्या, साइलो कहते हैं। तो साइलो दोस्तों इम्पोर्टेंट शब्द, साइलो क्या होता है? तो बड़ी मंडियों में भंडार गृह को बोलते हैं साइलो। आप दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखना। राजस्थान में विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ये अपने साफ साफ रीड के सिलेबस में दे रखा है। तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बाजरा अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर और बाड़मेर में उगाया जाता है। मक्का चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और राजसमंद में उगाई जाती है। और जवार अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर आदि में। चावल चावल सर्वाधिक हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में उगाया जाता है। गेहूँ श्रीगंगानगर। दोस्तों यहाँ आगे जो दे रखा है ये मुख्य हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन इन्हीं में होते हैं। तो गेहूँ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और बूंदी में होता है। जो जयपुर में सर्वाधिक होता है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, सीकर में होता है। चना तो चना हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू में होता है। मोठ चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू में होता है। मूंग तो मूंग सर्वाधिक नागौर, जोधपुर, जालौर, जयपुर, बाड़मेर में होता है। चमला सीकर, नागौर, झुंझुनू। दोस्तों इस प्रकार आपको ये सारे लिख लेने हैं, वीडियो को पुश कर लेना है। जीरा तो जीरा कहाँ होता है? जालौर, जोधपुर, बाड़मेर में। धनिया सर्वाधिक 12 में होता है। झालावाड़, कोटा के अंदर हाड़ौती क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन भी सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में, क्षेत्र ही दे दिया आपको कि हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है। ऑप्शन में 4 फसलें दे देगा, इस प्रकार से भी पूछ सकता है दोस्तों। दोस्तों ये संतरा सर्वाधिक झालावाड़ में होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार कंपटीशन में रिपीट हुआ है। नींबू धौलपुर, अमरूद सवाई माधोपुर, मटर टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, बेर जयपुर, आंवला जयपुर, मतीरा टोंक, मिर्ची सवाई माधोपुर में, अदरक उदयपुर में, लहसुन सर्वाधिक लहसुन के उत्पादन कोटा में होता है दोस्तों। माल्टा का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, माल्टा श्रीगंगानगर में। अंगूर की खेती सर्वाधिक श्रीगंगानगर में। ककड़ी बीकानेर, खरबूजा पाली, सर्वाधिक सर्वाधिक आम कहाँ होते हैं? चित्तौड़गढ़ में। सौंफ सिरोही, अजवाइन चित्तौड़गढ़, प्याज जोधपुर, केला बांसवाड़ा, मौसमी श्रीगंगानगर में होती है। ये थी कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें जो अपन ने इस टॉपिक से संबंधित बात की। दोस्तों इसी प्रकार का ये टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। फसल व पर्यावरण कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको लिख लेना। परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। फसलें वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा संतुलन बनाए रखती है। आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रखती है। आंधी तूफान तथा बाढ़ आदि भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम करती है। जंतु को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट बातें जो आज हमने कृषि प्रबंधन के बारे में की। और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, और जो मैंने बताया इम्पोर्टेंट शब्द वो आप नोट करके चलना। और यही है कृषि प्रबंधन और उसकी पद्धतियों के बारे में। और जो शब्द है जो अपन को नहीं पता, दोस्तों फोकस उन शब्दों पे किया करो जो अपन को नहीं आते। जो आते हैं उनको क्या फोकस करना, वो क्वेश्चन आ भी जाएगा तो उसको तो अपन बिना पढ़े भी कर देंगे। दोस्तों इस बुक के अंदर ये कुछ दिया गया है, इनका फोटो आपको जानते हो, स्वामीनाथन। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं इनको, स्वामीनाथन को। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। गेहूं एक फसल है, तो गेहूं किसकी फसल है? तो रबी की फसल है। सिंचाई का आधुनिक संसाधन, दोस्तों आधुनिक तो विद्युत पंप आधुनिक की श्रेणी में आएगा, जबकि चरस, डेकली और राहट ये पारंपरिक के प्राचीन के अंदर आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों
रिक्त स्थान को भरना। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली करना कहलाता है। क्या कहलाता है? कमेंट करके आप इसके बारे में मुझे बताना। स्वस्थ बीज वजन में ये हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। और जबकि नहीं दोस्तों, स्वस्थ बीज होते हैं वो तो भारी होते हैं, और अस्वस्थ यहाँ पे दे रखा है, अस्वस्थ दे रखा है तो ये हल्के होते हैं, ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नोट्स आप बना लेना इस वीडियो को देख के, और नेक्स्ट वीडियो के लिए साइंस की सारी वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा, एनसीईआरटी की बुक से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।